नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपने वेक्टर की कंप्लीट सीरीज एक बार देख ली होगी। यदि आपको वेक्टर सीरीज में किसी भी और कंसेप्ट को और ज्यादा डीपर अंडरस्टैंडिंग की आवश्यकता हो, आप जरूर बताइएगा, मैं आपकी उसमें पूरी मदद करूँ। अब हम फिजिक्स के टॉपिक मैकेनिक्स में भी सब टॉपिक काइनेमेटिक्स के चैप्टर मोशन इन 1D पर आ रहे हैं। ये चैप्टर आप यकीन मानिए पूरी फिजिक्स का सबसे मुश्किल टॉपिक है और अगर आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी तरह हो जाएगी तो आपकी पूरी काइनेमेटिक्स बहुत आसानी से निकलेगी। इसका यूज केवल मैकेनिक्स या काइनेमेटिक्स में नहीं है, आगे फ्लूइड में, वेव्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, मैग्नेटिज्म में, सब में आपको मोशन देखने को मिलेगा और आपको सारी अंडरस्टैंडिंग इसी चैप्टर से मिलेगी। सारे बेसिक्स आपको इसी चैप्टर से मिलेंगे। सो ध्यान लगाकर पढ़िएगा, कोशिश कीजिएगा आप हर कंसेप्ट को पूरी तरह समझें और फिर भी अगर आपको दिक्कत आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके लिए हमेशा तैयार हूं आपकी अंडरस्टैंडिंग को और अच्छा करने के लिए। इंट्रोडक्शन टू काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स के इंट्रोडक्शन में हमें सबसे पहले पोजीशन समझनी होगी। पोजीशन किसे कहा गया है? किसी भी पार्टिकल की पोजीशन उसके कोऑर्डिनेट्स को कहते हैं। अगर पार्टिकल मोशन इन 1D कर रहा है, स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, तो केवल x कोऑर्डिनेट से हमारा काम चल जाएगा। अगर मान लीजिए पार्टिकल x बराबर 2 पर है तो इसकी पोजीशन 2 मानी जाएगी या x इक्वल टू 2 मानी जाएगी। ये सारी पोजीशंस एक रेफरेंस 0 से मेजर की जाती है। अगर पार्टिकल 2 डायमेंशन में मोशन कर रहा है, जो हम आगे पढ़ेंगे, अगर पार्टिकल 2 डायमेंशन में मोशन कर रहा है तो उसकी पोजीशन उसके x और y कोऑर्डिनेट से निकाले जाएंगे। 0 आपको यहाँ डिफाइन करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर पार्टिकल 3 डायमेंशनल मोशन में है तो उसकी पोजीशन x, y और z तीनों कोऑर्डिनेट डिफाइन करेंगे। तो पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि पोजीशन का मतलब केवल कोऑर्डिनेट्स होता है। अब पोजीशन समझने के बाद हम आते हैं रेस्ट और मोशन के कॉन्सेप्ट। जो भी आपने कोऑर्डिनेट एक्सिस डिफाइन किए, जैसे यहाँ पर x, y और z, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है। दिस इज ओरिजिन 0, 0, 0। अकॉर्डिंग टू दैट पार्टिकल जिस भी पोजीशन पर है, अगर वो पोजीशन समय के साथ कांस्टेंट रहती है, अगर उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, दैट मींस वो पार्टिकल रेस्ट पर कहलाएगा। अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस के रिस्पेक्ट में पार्टिकल की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो वो पार्टिकल रेस्ट पे कहलाएगा। और अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस के रिस्पेक्ट में पार्टिकल की पोजीशन चेंज हो रही है, पहले पार्टिकल यहाँ था, अब पार्टिकल यहाँ पहुंच गया है, कोऑर्डिनेट एक्सिस या ओरिजिन के रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, तो इसे कहा जाएगा पार्टिकल इज इन मोशन। मतलब पोजीशन का समय के साथ चेंज हो रहा है तो पार्टिकल मोशन में है। एक बात ध्यान रखिएगा, कोऑर्डिनेट एक्सिस के रिस्पेक्ट में आपको रेस्ट और मोशन देखना है। मान लीजिए एक ट्रेन है, ट्रेन में दो आदमी आमने सामने बैठे हैं, क्या वो दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है या मोशन में? वो दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे होंगे, बिकॉज ये दोनों बाहर एक ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में तो मोशन कर रहे हैं क्योंकि वो गाड़ी चल रही है। तो इन दोनों की पोजीशन बाहर जो ऑब्जर्वर है उसके रेस्पेक्ट में तो चेंज हो रही है, इसलिए ये दोनों A और B इस ऑब्जर्वर C के रेस्पेक्ट में मोशन में है, लेकिन A B के रेस्पेक्ट में और B A के रेस्पेक्ट में मोशन में नहीं है, ये रेस्ट में है, बिकॉज इन दोनों की एक दूसरे के रेस्पेक्ट में पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। A की अपनी कोऑर्डिनेट एक्सिस होगी, उसके रेस्पेक्ट में B रेस्ट में है, B की अपनी कोऑर्डिनेट एक्सिस होगी, उसके रेस्पेक्ट में A रेस्ट में है। इलस्ट्रेशन 1, आइडेंटिफाई एग्जांपल्स ऑफ रेस्ट एंड मोशन। वॉकिंग, स्लीपिंग, डांसिंग, प्लेइंग, स्टैंडिंग, स्टैच्यू, बॉल थ्रोइंग, साइकिलिंग। इनमें से मोशन के एग्जांपल वो होंगे जहां पर भी पार्टिकल की पोजीशन बदल रही है, जैसे चलना, वॉक करना, डांस करना, डांसिंग में भी पोजीशन चेंज हो सकती है, खेलते हुए बच्चे भागेंगे, पोजीशन चेंज होगी, बॉल थ्रो करेंगे तो बॉल की पोजीशन चेंज होगी, साइकिल चलाएंगे, पोजीशन चेंज होगी। बट स्लीपिंग यूजुअली एक ही जगह पर पार्टिकल रहता है या बॉडी रहती है। स्टैंडिंग और स्टैच्यू, स्टैच्यू का मतलब एक मूर्ति, इन सब में पोजीशन चेंज नहीं होती। ये एग्जांपल्स ऑफ रेस्ट है। फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कुछ भी नहीं होता है, जो ऑब्जर्वर का फ्रेम होता है उसे ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। ऑब्जर्वर चाहे रेस्ट पर हो चाहे मूविंग हो, जिस फ्रेम में ऑब्जर्वर है, जो कोऑर्डिनेट एक्सिस ऑब्जर्वर के साथ जुड़ी हुई है, उसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा जाता है। हम इसको पढ़ के एक बार समझते हैं। इट इज द रेफरेंस विद रिस्पेक्ट टू विच पोजीशन और मोशन ऑफ पार्टिकल इज डिफाइंड। जो ऑब्जर्वर का फ्रेम है, जिस फ्रेम को आप लोग कंसीडर कर रहे हैं, जिस कोऑर्डिनेट एक्सिस को आप लोग कंसीडर कर रहे हैं, जिस ओरिजिन को आप लोग कंसीडर कर रहे हैं, दैट इज नोन एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म्स व्हिच डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अभी मैंने आपको एग्जांपल यहां पर दिया था कि मोशन और रेस्ट आर रिलेटिव टर्म्स। कोई एक ऑब्जेक्ट किसी एक फ्रेम में मोशन में, किसी दूसरे फ्रेम में रेस्ट पे हो सकता है। दैट मींस अ क्विक क्वेश्चन, कैन अ बॉडी बी एब्सोल्युटली एट रेस्ट और कैन अ बॉडी बी एब्सोल्युटली इन मोशन? द आंसर इज नो। कोई भी बॉडी सभी फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में रेस्ट पे नहीं हो सकती, कोई भी बॉडी सभी फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में मोशन में नहीं हो सकती। सो रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। दिस इज इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, रेस्ट और मोशन रिलेटिव टर्म्स। इफ नॉट स्पेसिफाइड वी कंसीडर ग्राउंड एज रेफरेंस फ्रेम। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको अभी मिलेंगे। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द केसेस, 90% केसेस में आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस बताया ही नहीं जाएगा। ऐसे केसेस में आपको ये समझ में आना चाहिए कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमें ग्राउंड पे खड़े किसी ऑब्जर्वर को लेना है, ग्राउंड को ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेना। नेक्स्ट, कंक्लूजन विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। इफ द पोजीशन ऑफ पार्टिकल चेंजेस विद टाइम, देन इट इज इन मोशन. If the position of particle does not change with time, then it is
at rest. So I hope it is clear to all of you. Illustration 2, give an example where object is at rest and also in motion at the same time. हमने ये भी इसी क्वेश्चन में कवर कर लिया. ऑब्जर्वर A is at rest, yes, इसी समय पर B के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे है, लेकिन C के रेस्पेक्ट में मोशन है. क्विक क्वेश्चन, क्या C A और B के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे है या मोशन में है? द आंसर इज सर C A और B के रेस्पेक्ट में मोशन में है, बिकॉज जब A और B चलेंगे उनकी कोऑर्डिनेट एक्सिस, उनका ओरिजिन उनके साथ चलेगा. हेंस द पोजीशन ऑफ C की पोजीशन A और B के रेस्पेक्ट में टाइम के साथ चेंज होगी. भले ही ग्राउंड के रेस्पेक्ट में C रेस्ट पे है, लेकिन A और B के रेस्पेक्ट में C मोशन में है. सो इसका सॉल्यूशन एक बार समझ लेते हैं. वेदर एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और मोशन डिपेंड्स अपॉन द रेफरेंस फ्रेम बाय व्हिच यू आर ऑब्जर्विंग. डिफरेंट रेफरेंस फ्रेम may give different answers. Different reference frame may give different answers. Example, if you are traveling in a train and a woman is sitting near you, you will see the woman near you as stationary, but if someone is observing this woman from outside the train, he will see as the woman is moving with the speed of train. तो ध्यान रखिएगा, सेम एग्जांपल यहाँ पर टेक्स्ट की फॉर्म में दिया हुआ है कि अगर ट्रेन के अंदर कोई दो लोग बैठे हैं, वो दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे होंगे, बट ट्रेन के बाहर किसी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में वो मोशन में. टाइप्स ऑफ मोशन, one dimensional motion, that is motion in a straight line. If position changes with time with respect to frame of reference along a straight line. Example, एक ट्रेन अगर स्ट्रेट ट्रैक पे चल रही है, that is motion along a straight line. अगर आपने एक बॉडी को ऊपर फेंक दिया है, this is motion along a straight line, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में जाके वो स्ट्रेट लाइन पे ही वापस नीचे आ जाएगी. 2D मोशन, इसको मोशन इन अ प्लेन भी कहा जाता है. जैसे एक छिपकली का मोशन दीवार पर, एक इंसेक्ट का मोशन जो क्रॉल कर रहा हो ग्राउंड पर, जैसे एक बॉल का मोशन, ये 2 डायमेंशनल मोशन है, एक ही प्लेन में मोशन है. बॉल का मोशन जो आपको डायग्राम में दिख रहा है. एग्जांपल, सर्कुलर मोशन, जब तक बॉडी ग्राउंड पे एक सर्कल में या किसी भी एक सर्कल में घूम रही हो जो एक प्लेन में है, दैट इज नोन एज मोशन इन 2D. मोशन इन 2D में बेसिकली दो कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं. मोशन इन 1D में एक कोऑर्डिनेट चेंज होता है. और 3D मोशन, मोशन इन स्पेस, किसी उड़ते हुए बर्ड का मोशन, किसी उड़ती हुई फ्लाई या मक्खी का मोशन, एक पतंग का मोशन, मोशन ऑफ अ काइट, जिसमें पार्टिकल केवल एक प्लेन पे नहीं चल रहा होता है या एक स्ट्रेट लाइन पे नहीं चल रहा होता, वो तीनों डायमेंशंस में अपनी अपनी पोजीशंस, अपने कोऑर्डिनेट चेंज करता है. सो टाइप्स ऑफ मोशन बताइए. मोशन ऑफ एन एरोप्लेन, दिस इज 3D मोशन. अर्थ रिवॉल्विंग राउंड द सन, दिस इज 2D मोशन, क्योंकि सर्कुलर मोशन या एलिप्टिकल मोशन. मोशन ऑफ द व्हील्स ऑफ अ मूविंग ट्रेन, मोशन ऑफ द व्हील्स ऑफ अ मूविंग ट्रेन, दिस इज ऑल्सो इन अ प्लेन, सो 2D मोशन. ट्रेन रनिंग ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक, 1D मोशन. लिजर्ड मूविंग ऑन द वॉल, 2D मोशन. स्प्रिंटर, स्प्रिंटर मतलब धावक, रनिंग ऑन ए 100 मीटर रेस ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक बोल दिया है, इसलिए 1D मोशन. अ बॉल ड्रॉप्ड फ्रॉम अ बिल्डिंग, ड्रॉप्ड बोला है इसलिए 1D, थ्रोन होता तो 2D होता. एन आउट स्विंगिंग डिलीवरी इन क्रिकेट, दिस इज 2D मोशन, क्योंकि ये ऊपर और नीचे और साइड बाय साइड दोनों डायमेंशन में मूव करेगी. हेंस आप एक बार फिर से इनको समझिएगा. डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड पोजीशन. हम वेक्टर पढ़ चुके हैं, तो वी विल इनकॉर्पोरेट वेक्टर इन दिस चैप्टर. अब सबसे पहले पोजीशन वेक्टर की बात. अभी मैं आपसे कह रहा था पोजीशन का मतलब होता है केवल कोऑर्डिनेट. अगर पार्टिकल मोशन इन 1D कर रहा है, स्ट्रेट लाइन मोशन में चल रहा है, देन इट विल बी ओनली x और ओनली y कोऑर्डिनेट. ये पार्टिकल का 1D मोशन है, इसमें केवल पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट चेंज होगा, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट सेम रहेगा. लेकिन अगर एक पार्टिकल इस तरह से मोशन कर रहा है, यहाँ पे पार्टिकल मोशन इन 2D कर रहा है. नाउ व्हाट इज पोजीशन वेक्टर? फर्स्ट ऑफ ऑल हम पोजीशन वेक्टर की बात कर रहे हैं. 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन में डिस्कशन कर लेते हैं. पोजीशन वेक्टर, मान लीजिए ये पार्टिकल की पोजीशन है. जस्ट ड्रॉ अ वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन, जो भी आपने ओरिजिन कंसीडर किया है वहां से एक वेक्टर शुरू कीजिए और पार्टिकल की पोजीशन A तक उस वेक्टर को ले आइए. इसी को पोजीशन वेक्टर कहा जाता है. सो पोजीशन वेक्टर कुछ भी नहीं है, ओरिजिन से स्टार्ट होकर पार्टिकल की पोजीशन तक आने वाला एक वेक्टर पोजीशन वेक्टर कहलाता है. एक ऐसा वेक्टर जिसकी टेल ओरिजिन पर हो और जिसका हेड पार्टिकल की पोजीशन पर हो, इसे पोजीशन वेक्टर कहा जाता है. तो पोजीशन वेक्टर R इज सेम एज पोजीशन वेक्टर OA. आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. यहाँ पे आप इन पॉइंट से इसको समझ भी सके. डायरेक्शन इसका फ्रॉम ओरिजिन या रेफरेंस पॉइंट टू द गिवन पॉइंट, जो भी पार्टिकल की पोजीशन. इसको सर लिखा कैसे जाएगा? अगर मान लीजिए इस पार्टिकल का कोऑर्डिनेट A1, A2, A3 है, दैट मींस अगर इसका x कोऑर्डिनेट A1, y कोऑर्डिनेट A2 और z कोऑर्डिनेट A3 है, ओरिजिन इज 0, 0, so this position vector will be written as A1 I cap plus A2 J cap plus A3 K cap. I hope it is clear. लास्ट वेक्टर सीरीज में हम ये डिस्कशन कर चुके हैं. बिकॉज इसका x कोऑर्डिनेट 0 से लेकर A1 तक चला है, y कोऑर्डिनेट 0 से लेकर A2 तक और z कोऑर्डिनेट 0 से लेकर A3 तक. दैट मींस x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट इज A1 minus 0 which is equal to A1. y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट इज A2 minus 0 which is equal to A2 और z डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट इज A3 minus 0 which is equal to A3. So position vector is A1 I cap plus A2 J cap plus A3 K cap. Distance is the length of actual
एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी या एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। अगर एक पार्टिकल ए से बी तक जाता है इस पाथ को एज शोन, अगर एक पार्टिकल ए से बी तक जाता है तो इस ए बी पाथ की जो भी लेंथ आएगी, जो भी इस पाथ की लेंथ आएगी, दैट लेंथ विल बी इक्वल टू डिस्टेंस, दैट लेंथ विल बी इक्वल टू डिस्टेंस। तो ध्यान रखिएगा, डिस्टेंस का मतलब पार्टिकल ने जो भी एक्चुअल पाथ कवर किया है वो है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए से बी तक जाता है, फिर बी से सी तक जाता है और फिर सी से ए तक आता है। आपसे कहा गया है डिस्टेंस पता कीजिए। एक्चुअल लेंथ देखिए, एक्चुअल लेंथ विल बी 3 मीटर प्लस 4 मीटर प्लस 5 मीटर, तो इट विल बी 12 मीटर। डिस्टेंस 12 मीटर है। ऐसा डिस्टेंस आपको एक्चुअल पाथ लेंथ को कैलकुलेट करने से मिलेगा। नाउ द की पॉइंट, डिस्टेंस ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द पाथ। बिल्कुल ए से बी तक अगर कोई पार्टिकल गया, मान लीजिए ये पॉइंट ए है, इनिशियल पोजीशन कहते हैं इसे, जहां से वो चलना शुरू होता है, और बी को फाइनल पोजीशन कहेंगे जहां तक वो जाता है। ए से बी तक जाने के बहुत सारे अलग अलग पाथ हो सकते हैं। ये दो जो शो की है, एक पाथ ये हो सकता है, एक पाथ ये हो सकता है, और ऐसे अनंत इनफाइनाइट पाथ हो सकते हैं। हर केस में डिस्टेंस की वैल्यू डिफरेंट आएगी। दैट मींस डिस्टेंस केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर ही निर्भर नहीं करता है, डिस्टेंस पाथ पर भी निर्भर करता है। आपने कौन सा रास्ता लिया है ए से बी तक जाने के लिए, अलग अलग केसेस में डिस्टेंस अलग अलग आएगा। इनफाइनाइट डिस्टेंसेस आर पॉसिबल बिटवीन टू फिक्स पॉइंट्स बिकॉज इनफाइनाइट पाथ्स आर पॉसिबल बिटवीन टू फिक्स पॉइंट्स। बिल्कुल ठीक है, ए से बी तक जाने के अभी मैंने आपसे कहा अनंत रास्ते हो सकते हैं, इसलिए डिस्टेंस की वैल्यू अनंत हो सकती है। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये जानना हर क्वांटिटी में हमारे लिए बहुत जरूरी है कि जिस क्वांटिटी को हम डिस्कस कर रहे हैं वो स्केलर है या वेक्टर है। इसकी यूनिट देखिए, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, यूनिट इसकी मीटर है। एसआई में, सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर है। डायमेंशन m0 l1 t0 है, या फिर इसका डायमेंशन आप केवल l भी लिख सकते हैं, केवल l या केवल l1 भी लिख सकते हैं। डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, पाथ लेंथ कैसे नेगेटिव होगी? तो पाथ लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए डिस्टेंस भी कभी नेगेटिव नहीं होगा। डिस्टेंस क्या जीरो हो सकता है? इंपॉर्टेंट पॉइंट सर, डिस्टेंस जीरो हो सकता है, लेकिन केवल एक केस में, और वो केस ये है कि पार्टिकल अपनी जगह से हिले ही नहीं। अगर पार्टिकल अपनी जगह से हिलेगा ही नहीं, जहां पर पार्टिकल था वहीं पर ही है हमेशा, दैट मींस पार्टिकल इज परमानेंटली एट रेस्ट। अगर पार्टिकल परमानेंटली रेस्ट में है तो आप कह सकते हैं कि डिस्टेंस जीरो है। बाकी किसी भी केस में, मान लीजिए पार्टिकल यहां से चल के वापस अपनी जगह पर आ गया, तो भी डिस्टेंस जीरो नहीं होगा। डिस्टेंस इस पाथ लेंथ को कहा जाएगा, इस पाथ लेंथ को डिस्टेंस कहा जाएगा। सो डिस्टेंस कैन बी जीरो व्हेन द पार्टिकल रिमेन एट रेस्ट एंड डिस्टेंस पॉजिटिव व्हेन द पार्टिकल इज मूविंग। डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। अब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की सीधी दूरी। दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की सीधी दूरी डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। फॉर एग्जांपल, इफ अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड मूव्स टू बी यूजिंग दिस पाथ, ए से बी तक जाने का पाथ जो इस पार्टिकल ने लिया है, क्या आपको लगता है इस पाथ की लेंथ इसका डिस्प्लेसमेंट होगी? बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अभी हमने पढ़ा है कि इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। आप खुद बताइए, ए से बी तक जाने के लिए सबसे छोटा रास्ता कौन सा लिया जा सकता है? भले ही पार्टिकल ने वो रास्ता लिया हो या नहीं लिया हो, ए से बी तक जाने के लिए सबसे छोटा रास्ता ये लिया जा सकता है। तो दिस विल बी डिस्प्लेसमेंट। हालांकि इस रास्ते से वो गया नहीं है, लेकिन फिर भी डिस्प्लेसमेंट वही माना जाएगा जो ए से बी तक का सबसे छोटा रास्ता होगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, पार्टिकल ए से बी गया और उसके बाद बी से सी गया, सी से ए नहीं आया, ए से बी गया और फिर बी से सी गया। ए से सी चलते हुए 3 मीटर और बी से सी चलते हुए 4 मीटर उसने डिस्टेंस कवर किया। टोटल डिस्टेंस कितना आएगा? टोटल डिस्टेंस आएगा 7 मीटर, बट टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? आप पाइथागोरस लगाइए, पाइथागोरस से ये 90 डिग्री है। आपको समझ में आ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर विल बी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इसलिए डिस्प्लेसमेंट जिसको मैं एस से डिनोट कर रहा हूं, दैट विल बी 5 मीटर। आई होप इट इज क्लियर। की पॉइंट्स, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये मेजर डिफरेंस है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। अगर ये पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन है ए, ये फाइनल पोजीशन है बी, तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये आएगा, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। ऑफ कोर्स, पार्टिकल किसी भी रास्ते से गया हो, आपको डिस्प्लेसमेंट उसके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से लेना है, स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग ए एंड बी। तो पार्टिकल का पाथ चाहे 1 रहा हो चाहे 2 रहा हो, डिस्प्लेसमेंट यही रहेगा
कि ऑरेंज लाइन ही डिस्प्लेसमेंट शो करेगी। तो जहां एक इनिशियल और एक फाइनल पोजीशन के पेयर के लिए डिस्टेंस की बहुत सारी वैल्यूज हो सकती थी, इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकती थी, जब अलग अलग पाथ फॉलो करेंगे तो अलग अलग डिस्टेंसेस आएंगे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट सिंगल वैल्यूड एक ही वैल्यू होगा बिटवीन टू फिक्स पॉइंट्स। डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। सर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कैसे हो सकता है? बिकॉज डिस्प्लेसमेंट साइन कन्वेंशन को फॉलो करता है। अगर हमने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव, इसको नेगेटिव लिया है एंड द पार्टिकल मूव्स फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, so displacement will be considered as negative. नेगेटिव यहाँ पर केवल डायरेक्शन शो करता है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा तो वो केवल डायरेक्शन शो करेगा, ध्यान रखिएगा। इफ मोशन इज इन स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंज इन डायरेक्शन, अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चलता है और डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, सो इन दैट केस क्या आपको लगता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे? बिल्कुल होंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ पर चल रहा है। तो अगर पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है बिना अपना डायरेक्शन चेंज करे, बिना मुड़े, तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होंगे मैग्नीट्यूड वाइज। डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। आपको पता है ये दो डंडे मैग्नीट्यूड शो करते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट मे बी इक्वल टू और लेस देन द डिस्टेंस बट नेवर ग्रेटर देन द डिस्टेंस। जब डिस्प्लेसमेंट है ही शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, तो उससे शॉर्ट तो कुछ हो नहीं सकता, इसलिए डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से कम होगा। बराबर हो सकता है इस पॉइंट में, बट डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं होगा। सो डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। सर डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होगा? जब पार्टिकल रेस्ट पे होगा। नहीं, जरूरी नहीं है पार्टिकल रेस्ट पे होगा। अगर पार्टिकल रेस्ट पे है तब तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा ही होगा और तब डिस्टेंस भी जीरो होगा। लेकिन अगर पार्टिकल जहां से चला था घूम के वहीं आ जाए तो भी तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। इसको राउंड ट्रिप कहते हैं। इसको राउंड ट्रिप बोला जाएगा जब पार्टिकल की पोजीशन इनिशियल और फाइनल सेम होगी और राउंड ट्रिप में डिस्प्लेसमेंट हमेशा जीरो होगा। अब हम पोजीशन वेक्टर पढ़ चुके हैं और डिस्प्लेसमेंट पढ़ चुके हैं। इस गिवन डायग्राम में, इस डायग्राम की बात करूं, इफ लेट्स से A इज द इनिशियल पोजीशन, मतलब पार्टिकल A से शुरू होके B तक पहुंच गया। व्हाट इज इनिशियल पोजीशन वेक्टर? इनिशियल पोजीशन वेक्टर का मतलब है इनिशियल पोजीशन को वेक्टर फॉर्म में लिखना। तो सर इनिशियल पोजीशन वेक्टर अगर हम R1 बोलते हैं, दिस विल बी इक्वल टू x1 के साथ i कैप प्लस y1 के साथ j कैप प्लस z1 के साथ k कैप। अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम फाइनल पोजीशन वेक्टर की बात करते हैं, वेक्टर OB या R2, x2 i कैप, y2 j कैप, z2 k कैप, बिकॉज इसके कोऑर्डिनेट्स ही x2, y2 और z2 है। नाउ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, व्हिच वेक्टर विल बी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? सर दिस विल बी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, अ वेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। अगेन रिमेंबर, पोजीशन वेक्टर हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होकर पार्टिकल की पोजीशन तक जाता है और डिस्प्लेसमेंट हमेशा इनिशियल पोजीशन से स्टार्ट के फाइनल पोजीशन तक जाता है। अब अगर आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखना है, जिसको मैं s या डेल्टा r से डिनोट कर रहा हूं, x डायरेक्शन में पार्टिकल पहले x1 पे था और बाद में x2 पर है, मतलब x एक्सिस के अलोंग पार्टिकल चला x2 माइनस x1 तो i कैप, y एक्सिस में पार्टिकल का कोऑर्डिनेट पहले y1 था, बाद में y2 है, हेंस y डायरेक्शन में ये y2 माइनस y1 चला। z डायरेक्शन में पार्टिकल का कोऑर्डिनेट पहले z2 था, पहले z1 था, बाद में z2 है, हेंस z डायरेक्शन में z2 माइनस z1 चला। तो दिस इज हाउ यू विल राइट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इस तरह से आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखेंगे। आपको उसके लिए इनिशियल कोऑर्डिनेट्स या इनिशियल पोजीशन वेक्टर चाहिए होगा, आपको इसके लिए फाइनल कोऑर्डिनेट्स या फाइनल पोजीशन वेक्टर चाहिए होगा, एंड देन वी विल राइट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एज फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। आप एक बार अगर ढंग से समझेंगे तो फाइनल पोजीशन वेक्टर में से इनिशियल पोजीशन वेक्टर अगर आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, फाइनल पोजीशन वेक्टर में से अगर आप इनिशियल पोजीशन वेक्टर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिल जाएगा। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। मैग्नीट्यूड माइनस नहीं करने हैं, वेक्टर फॉर्म में सब्ट्रैक्ट करना है इनको। इलस्ट्रेशन 1, अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम 1 minus 1 0 and reach to 5 3 minus 2. Find initial position vector. बताइए initial position. 1 i cap minus 1 j cap plus 0 k cap. So it will become I cap minus j cap. Final position vector. Final position ये रही. So it will be 5 i cap plus 3 j cap minus 2 k cap. Next is displacement vector. It is R2 minus R1 vector form. R2 vector minus R1 vector. So it will become 5 minus 1 I cap 3 minus 1 j cap plus minus 2 minus 0 k cap. So displacement vector will be 4 I cap plus 4 j cap minus 2 k cap. Last is length of shortest path. Length of shortest path means length of displacement. Magnitude of displacement vector. Magnitude we already know. It is whole under root I coefficient square plus j coefficient square plus k coefficient square. यहाँ पे it will become 16 plus 4 which is equal to 6. Question number 2. A particle starts from origin, goes along x-axis up to the point 20, 0, return along the same line to the point minus 20, 0. Find the distance and displacement. इस केस में पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट हुआ, ध्यान से समझिए, बेसिक लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। Then it goes to
20,0, then goes to minus 20,0. So this is basically the path of particle. Distance बताइए, distance equal to this length is 20, this length is 20 and this length is also 20. एक बार फिर इसको O, इसको A और इसको B नाम दें अगर, तो पहले OA लेंथ 20 आएगी, फिर AO लेंथ वापस से 20 आएगी और OB लेंथ 20 आएगी. That means distance traveled is 60 meter. Distance traveled is 60 meter, but displacement is the shortest path between initial and final position, so it will become only this. So इसका मैग्नीट्यूड आना चाहिए 20, लेकिन हम इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर. तो अगर आप वेक्टर टर्म्स में लिखते हैं यू विल गेट माइनस 20. इनिशियली इट वाज 0, so it is minus 20. दिस इज फॉर यू टू सॉल्व. आप यहाँ पे वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व कीजिए. डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन सर्कुलर पाथ. अगेन कोई नई बात नहीं है, जितना आपने अभी तक पढ़ा है आप इजीली उसको यहाँ पर यूज करके डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सर्कुलर पाथ के अलोंग निकाल सकते हैं. अ कार स्टार्ट फ्रॉम मूविंग पॉइंट ए, यहाँ से कार ने चलना शुरू किया, एंड रीचेज एट पॉइंट बी. फाइंड आउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन द फॉलोइंग केसेस 1/4 ऑफ द कंप्लीट सर्कल. अगर पार्टिकल ने 1/4 सर्कल कंप्लीट किया है और आपसे कहा जा रहा है कि डिस्टेंस निकालिए, डिस्टेंस इज दिस एक्चुअल पाथ कवर्ड. डिस्टेंस इज एक्चुअल पाथ कवर्ड, तो ये तो 1/4 ऑफ सर्कमफेरेंस होगा. पूरा सर्कमफेरेंस 2 पाई r. आंसर इज पाई r by 2. डिस्प्लेसमेंट बताइए. डिस्प्लेसमेंट विल बी दिस लेंथ, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द टू. ये पाइथागोरस से आ जाएगा, √r² + r² which is equal to r. तो ये रहे इसके आंसर्स. ये रूट के अंदर r नहीं है, ध्यान रखिएगा, r बाहर है. Where r is radius of course. हाफ ऑफ द सर्कल. डिस्टेंस सर, डिस्टेंस आएगा ये लेंथ, बिल्कुल सर्कमफेरेंस का हाफ, पाई r. और डिस्प्लेसमेंट आएगा ये इनिशियल और पोजीशन के बीच की सीधी दूरी, डायमीटर के बराबर 2r. थर्ड, एट एनी आर्बिट्ररी आर्क, किसी भी आर्क में. अब पार्टिकल A से शुरू हुआ और B पर आ गया. यहाँ पर कोई हाफ सर्कल या क्वार्टर सर्कल नहीं है. नाउ इन दिस केस डिस्प्लेसमेंट किस तरह से निकालेंगे वो ट्रिकी है. डिस्टेंस आसान है. डिस्टेंस कितना आएगा सर? ये आएगा डिस्टेंस, बिल्कुल ठीक है, ये डिस्टेंस आएगा. ये डिस्टेंस आएगा 2 पाई r इंटू θ/2 पाई, प्रोवाइडेड दैट थीटा इज इन रेडियन विच इज इक्वल टू r थीटा. वैसे भी किसी भी आर्क के लिए, आई होप आपको ये बात समझ में आती है, कोई भी सर्कुलर आर्क में अगर r रेडियस है तो आर्क लेंथ r थीटा होता है. थीटा मस्ट बी इन रेडियन, ये फॉर्मूला तभी वैलिड है. थीटा मस्ट बी इन रेडियन, फॉर्मूला वैलिड तभी हो. अब बात आती है डिस्प्लेसमेंट. सर ये होगा डिस्प्लेसमेंट. ये डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाला जाएगा ये थोड़ा सा ट्रिकी है, फिर भी मैं आपको एक बार यहाँ पे कोशिश करता हूँ समझाने की. किसी भी सर्कुलर आर्क में ये रेडियस r, ये रेडियस r, ये एंगल थीटा. एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिए, ये भी θ/2 और ये भी θ/2 होगा. अगर हम ये आधा निकाल लें तो इसका डबल करके पूरा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा अपने पास. ये r है, ये θ/2 है, ये s मान लेते हैं आधा डिस्प्लेसमेंट. सो बताइए sin θ/2. सर इस राइट एंगल ट्रायंगल में sin θ/2 आएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज s/r. s इज r sin θ/2. अगर आधा डिस्प्लेसमेंट r sin θ/2 है तो कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट विल बी 2r sin θ/2. सो इस आर्क के केस में डिस्टेंस आया r थीटा, थीटा इज इन रेडियन, व्हाइल डिस्प्लेसमेंट आया 2r sin θ/2. पॉज कीजिए वीडियो को और इस क्वेश्चन को एक बार फिर कीजिए, या वीडियो पूरा देखने के बाद आप इसको एक बार वापस खुद कर लीजिएगा. सो दीज आर द आंसर्स. अ साइक्लिस्ट मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक कंप्लीट्स 1 revolution in 10 seconds. Find out how the displacement after 1 minute and 5 seconds. This is your homework. You will do it. Now useful directional conventions. Last class में जब मैं आपको वेक्टर पढ़ा रहा था तो मैंने थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट के बारे में आपको बताया था, बट आई वाज नॉट कन्विंस्ड कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी कि नहीं, क्योंकि जनरली जब आपको नॉर्थ साउथ बोला जाता है तो आप नॉर्थ साउथ भी इस तरह से बनाते हैं, और जब आपको अप एंड डाउन बोला जाता है आप अप एंड डाउन भी इस तरह से बनाते हैं. बट आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, नॉर्थ साउथ और अप डाउन आर नॉट द सेम डायरेक्शन. नॉर्थ साउथ अलग है, अप एंड डाउन डिफरेंट है. सो इस डायग्राम में आपको समझ में आएगा कि नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट ये हॉरिजॉन्टल प्लेन्स के डायरेक्शन है. जिस प्लेन में आपका टेबल का टॉप है, जिस प्लेन में आपका फर्श है या छत है घर की, वो हॉरिजॉन्टल प्लेन कहलाता है. नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट उस प्लेन के डायरेक्शंस हैं. आप जिस भी ओरिएंटेशन में बैठे हैं आपके लिए नॉर्थ सामने होगा, राइट में ईस्ट होगा, वेस्ट में साउथ होगा, लेफ्ट में वेस्ट होगा और पीछे की तरफ साउथ. सामने नॉर्थ, राइट में ईस्ट, लेफ्ट में वेस्ट और पीछे की तरफ साउथ. और ऊपर छत की तरफ उंगली कीजिए, दैट विल बी अप, और नीचे फर्श की तरफ उंगली कीजिए, दैट विल बी डाउन. तो ये ध्यान रखिएगा. इन जनरल व्हाट विल डू, हम इसको एक्स एक्सिस मान लेंगे, इसको वाई एक्सिस मान लेंगे और इसको जेड एक्सिस मान लेंगे. एक्चुअल में 3 डायमेंशनल का मतलब ये. तो ईस्ट आई कैप, वेस्ट माइनस आई कैप, नॉर्थ जे कैप, साउथ माइनस जे कैप, अप के कैप और डाउन माइनस के कैप. हम जनरली ये कन्वेंशन यूज कर लेंगे. ड्रॉ अ वेक्टर 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट. 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट मतलब ईस्ट, ईस्ट से नॉर्थ 30 डिग्री जाइए, ईस्ट से नॉर्थ 30 डिग्री जाइए, तो 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट ये वेक्टर
नेक्स्ट, अ पर्सन मूव्स 30 ड्यू वेस्ट, देन 20 ड्यू साउथ, देन 20 ड्यू ईस्ट, फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट। मेथड 1 जो इन्होंने दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विल बी 30 मीटर ड्यू ईस्ट, 30 आई कैप, हम एक्स एक्सिस में इस डायरेक्शन में ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ मान रहे, प्लस 20 मीटर साउथ, 20 माइनस जे एंड 20 मीटर इनिशियली इट वाज ड्यू वेस्ट। अ पर्सन मूव्स 30 मीटर ड्यू वेस्ट, 30 minus I, then 20 meter due south, 20 minus J, then 20 meter due east. So total displacement is minus 30 I cap और 20 I cap, minus 10 I cap, minus 20 J cap, minus 10 I cap, minus 20 J cap. That means अगर ये origin है, minus 10 I cap, minus 20 J cap, this will be the position of artery. Angle निकालिए, ये position vector आएगा. So this angle will be, अगर आप इसको theta लेते हैं, तो tan theta is 20 by 10 which is 2. So the answer is magnitude calculate कर लेंगे बहुत आसानी से, बिल्कुल कर लेंगे, और एंगल आपके सामने है। द एंगल इज tan इनवर्स 2 साउथ ऑफ वेस्ट, tan इनवर्स 2 साउथ ऑफ वेस्ट। योर होमवर्क, इलस्ट्रेशन 7, ऑन एन ओपन ग्राउंड अ मोटरिस्ट फॉलोज अ ट्रैक दैट टर्न्स टू हिज लेफ्ट बाय एन एंगल ऑफ 60 डिग्री आफ्टर एवरी 500 मीटर। क्वेश्चन है, यहाँ पर चला, फिर 500 मीटर चलने के बाद 60 डिग्री टर्न हो गया, मतलब दिस एंगल इज 60 डिग्री, फिर 500 मीटर चलने के बाद अगेन 60 डिग्री टर्न हो गया, फिर 500 मीटर चलने के बाद अगेन 60 डिग्री टर्न हो गया, फिर 500 मीटर चलने के बाद अगेन 60 डिग्री टर्न हो गया, फिर 500 मीटर चलने के बाद अगेन 60 डिग्री टर्न हो गया, एंड सो ऑन। हर 500 मीटर के बाद पार्टिकल 60 डिग्री टर्न हो रहा है, तो इट विल बी रेगुलर हेक्सागन। एंड एज दिस इज अ रेगुलर हेक्सागन, आपको डिस्प्लेसमेंट पूछा है एट द 6th and 8th टर्न। व्हाट इज 6th and 8th टर्न? फर्स्ट टर्न, सेकंड टर्न, थर्ड टर्न, फोर्थ टर्न, फिफ्थ टर्न, सिक्स्थ टर्न, सेवेंथ टर्न एंड 8th टर्न। नाउ यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत ज्योमेट्री लगानी पड़ी। खैर 6th टर्न के बारे में बात करते हैं। ये 6th टर्न है। 6th टर्न में डिस्प्लेसमेंट इज 0 बिकॉज इट इज राउंड ट्रिप। पहले हम 6th टर्न का डिस्कशन कर रहे हैं। एंड डिस्टेंस इक्वल टू 6 into 500 पूरी पाथ लेंथ विच इज इक्वल टू 3000 मीटर। लेकिन जब आता है ये 8th टर्न की, 8th टर्न में डिस्टेंस इज नॉट एन इशू। 8th टर्न में डिस्टेंस इशू नहीं है। 8th टर्न में आप अगर इसको ध्यान से देखें तो टोटल पाथ लेंथ, बिकॉज हर बार में उसने 500 मीटर चला है, तो इट विल बी 4000 मीटर। आई होप इट इज क्लियर। लेकिन 8th टर्न में डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा मुश्किल पड़ सकता है। ये पाथ लेंथ यहाँ से यहाँ तक, अब ये लंबाई कैसे आएगी? ये लंबाई आएगी अगर आपको ये बात पता है कि ईच साइड इज ए, जो इस केस में 500 मीटर है, तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। अगर ये ए होगा, ये एंगल 60 डिग्री है ही सारे, तो क्या आप इसको आधे को निकाल सकते हैं यहाँ से यहाँ तक वाले को? दिस ट्रायंगल यू कैन राइट sin 60 इक्वल टू s by a। s इज a, sin 60 a रूट 3 by 2। और अगर ये आधा s a रूट 3 by 2 है, तो कंप्लीट कितना होगा? तो कंप्लीट होगा a रूट 3 by 2 प्लस a रूट 3 by 2। तो आंसर इज a रूट 3। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अभी तक हमने जो पढ़ा उसको बहुत अच्छी तरह समझिए, बार बार रिवाइज कीजिए, रेफर इट टू योर फ्रेंड्स। प्लीज लाइक द वीडियोस, कमेंट, आपकी जो भी और रिक्वायरमेंट्स हैं वो बताइए, और पैर जमा के जान लड़ाकर मेहनत कीजिए। विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू, जय हिंद।